आ जाओ भाई। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। आगे सभी बिल्कुल तैयार हो क्लास के लिए आज वाली? बिल्कुल। तो हम एसएससी जीडी के लिए दिल मांगे वर्दी क्लास जो है वो शुरू की थी। इसमें सुपर 20% होते हैं, जीके एंड जीएस के बहुत महत्वपूर्ण पर्सन जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है। अच्छा, तो क्लास कैसी लग रही है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीके भाई अजय सर चैनल पर आपका फिर से एक बार और दिल से स्वागत है। जिस साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने फोन के अंदर जरूर करें ये काम पहला, ठीक है, क्योंकि कोई भी जानकारी होती है वो आप तक नहीं पहुंच पाती। अब आपको तो ये लगता है कि सर एक यही क्लास बनाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी क्लास होती है, वो भी आपको जरूर मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। और सबसे अच्छी तरीके की बात बताऊं, देखो अगर आपको क्लास नहीं मिलती है तो आप क्या करो, यूट्यूब चैनल खोलो ना, तो उसकी प्ले लिस्ट में जाया करो। वहां मैंने अलग अलग भारत का भूगोल, राजस्थान का, सारे अलग अलग खाने बनाए हुए हैं। तो भी में एक खानों पकड़ लियो और भी पढ़ लो। ठीक है। तो और अगर आपको अगर पूरा कंप्लीट कोई कोर्स लेना है जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी वगैरह सब कुछ हो, तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है, हार नहीं मानेंगे, अपना जो विजन इंस्टीट्यूट ऐप है इस पर आपका बहुत प्यार मिल रहा है। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, अदर जानकारी ले सकते हो। अगर तुम्हें मान लो जैसे कोई आईफोन वगैरह में डाउनलोड नहीं हो रहा तो वहां हम सब समाधान कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। चलो, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? आपको मैं एक बात बता दूं, आपने नाम सुना होगा सिंधु जल समझौता, सुना है ना? सिंधु जल समझौता, बताओ कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता जो है, सिंधु जल समझौता जो है वो हुआ था 1960 में। कब हुआ? 1960 में। कौन सा समझौता? सिंधु जल। सिंधु जल समझौता जो होता है वो विश्व बैंक के सहयोग से होता है। किसके सहयोग से हुआ? विश्व बैंक के सहयोग से। विश्व बैंक के सहयोग से कौन सा समझौता होता है? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता जो वो दो देशों के मध्य है, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान और भारत, वो सिंधु की सहायक नदियों को लेकर किया गया है। पाकिस्तान से जो गए थे ये समझौते पे हस्ताक्षर करने, उसका नाम है आयूब खान। और भारत से जो गए थे वो जवाहरलाल नेहरू जी, से चाचा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा आईबीआरडी। आईबीआरडी जो है, इस संगठन की स्थापना होती है 1944 में। अब कमेंट में आप ये बताओ कि वर्तमान में इसमें सदस्य कितने हैं? बिल्कुल, कमेंट में छाप देना आप कि इसमें वर्तमान के अंदर जो सदस्यों की संख्या है वो 189 है। कितने सदस्य हैं? 189। तो बात समझ में आई? तो विश्व मतलब संगठन विश्व बैंक के रूप में किसे जाना जाता है? आईबीआरडी। आईबीआरडी, ठीक है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ये बताओ आप फटाफट। देखो, आपको मैं बात बताता हूं 1969 के 100 साल पहले की। 1869 गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी का जन्म जो है वो कहां पर होता है? वो होता है पोरबंदर। अच्छा, एक प्रश्न और याद रखना, शिवाजी, नाम सुना ही है। शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो कहां हुआ था? शिवाजी महाराष्ट्र के अंदर, आपने पढ़ा होगा, मराठा साम्राज्य ने राज किया। तो इसका जो जन्म होता है शिवाजी का, वो महाराष्ट्र में शिवनेर दुर्ग में। शिवनेर दुर्ग कहां पर है? महाराष्ट्र। तो शिवाजी का जन्म कहां होता है? शिवनेर दुर्ग। इसी शिवाजी ने जो है औरंगजेब के साथ एक संधि की थी जिसका नाम है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 11 या 22 जून दोनों ही लिखा मिलता है, 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि 65, पुरंदर 65, पुरंदर 15 वाला, पुरंदर में 15 बोला, 15 नहीं याद रखना, 16, 1665 में। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? 14। ये प्रश्न देख लेना मेरे भाई, 1969 में कितने बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण जो है वो कर दिया गया था? तो 14। गांधी जी का जन्म इसके 100 साल पहले होता है 1869 में।
100 साल बाद, याद रखना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा जो है वो कौन सी है? नागालैंड की। नागालैंड की अगर हम भाषा की बात करें तो ये भाषा का नाम आ जाता है अंग्रेजी। तो बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नागा पर्वत पूछे तो वो भी कहां पर है? नागालैंड में। मैथिली जो है, मैथिली, वो बोली जाती है बिहार के आसपास के एरिया में। कहां पर? बिहार का जो आसपास का बेल्ट है वहां पर। तो अंग्रेजी भाषा जो है वो नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चिन्हित अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। अशोक चक्र में, दे दी हमें आजादी बिना धड़क बिना तान, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये लो भाई, ये अशोक चक्र। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? 24। इसमें 3 रंग है। केसरिया तेरा इश्क है पिया, केसरिया। बीच में हो गया सफेद, नीचे हो गया हरा रंग। ठीक है, ये नीले रंग का चक्कर है। कैसे रंग का है? नीले रंग का। केसरिया जो रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है झंडे के अंदर। और हरा रंग जो है वो हरियाली का प्रतीक है। मैं एक बात बता दूं मेरे भाई, इसको संविधान ने अपना लिया था 1947 में, 1947 में। गुरुजी संविधान तो लागू 1950 में, अपनाने की बात कह रहा हूं मैं। ठीक है, तिलियां कितनी है तो मैंने अभी आपको बताया, इसमें तिलियों की संख्या है 24। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था? डिजाइन पिंगली बेकिया ने। पिंगली बेकिया ध्वज का जो डिजाइन है वो तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य स्थापित करता है? बताओ कौन सा? मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। देखो, अनुच्छेद 41 तो ये कहता है कि राज्य काम देगा व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार। किसके अनुसार देगा? योग्यता के अनुसार, कि जिसमें जो व्यक्ति के पास योग्यता है उनके अनुसार काम देगा। 40 में उल्लेख जो है वो है पंचायतों का, पंचायतों का गठन। 39 में है निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। 48 का भी मुझे फिक्स याद नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायतों के गठन की बात जो कही है वो अनुच्छेद 40 में इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथी, भूल मत जाइएगा। और ये 40 जो बात है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आती है। इसमें आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसमें ये बात जो कही गई है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। बात समझ में आई? बिल्कुल। चल मेरे दोस्त, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्योंकि रुकना नहीं है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। या नहीं है तो कांटों पे चलकर ही साए बहार के जो है वो मिलेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? देखो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, अनुच्छेद 14 में लिखी है विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण। विधि सभी के लिए समान है। विधि सभी के लिए क्या है? समान है। 15 में जो बात कही गई है वो कही गई है कि हम भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव, भेदभाव नहीं कर सकते। किसके आधार पे? लिंग, धर्म,
जाति या रंग, कि तू काला है मैं तो तेरे को नहीं बैठने दूंगा मेरे पास, तू गोरा है, जाति डजंट मैटर, तुम्हारा चेहरा कैसा, रंग कैसा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सफल हो मेरे भाई। सफल हो गए तो किसी स्थिति में खड़े हो जाना, कैसे ही लग जाना, लोग ये कहेंगे वो देखो हीरो खड़ा है या नहीं है, सफल व्यक्ति। आप कुछ भी बोलोगे आपके लोग बात सुनेंगे, और असफल होगे तो भाई मेरा की बोले कोई, आलू है, भिंडी है, सब्जी है, ये बोलोगे तो ही सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे तुमसे, ठीक है। हाँ, तो 16 के अंदर बात कही है आरक्षण की। आरक्षण की जो बात कही गई है वो किसमें कही गई है, अनुच्छेद 16 में। बात करें आर्टिकल 17 की, तो इसमें अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत जो है वो किसमें है, वो है आर्टिकल 17 के अंदर, ठीक है। कर लो इसको कवर। अस्पृश्यता का मतलब क्या होती है, छुआछूत। अस्पृश्यता मतलब होती है छुआछूत, छुआछूत कौन कर सका भाई आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी। आप ये बताओ, विराटनगर जो राजधानी वो किसकी, राजस्थान में एक स्थल था विराट, उसी का प्राचीन नाम क्या है, विराटनगर। और जो विराटनगर राजधानी थी वो मत्स्य जनपद की थी। किसकी थी, मत्स्य जनपद बोल रहा है, ये महाजनपद नहीं है। महाजनपद तो आएगा गंधार। गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी जो राजधानी थी वो काशी की। बच गया एक, मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में जो राजधानी थी वो किसकी थी, सूरसेन। गुरुजी मथुरा किस नदी के किनारे, अरे मेरे भाई बहुत बार पढ़ा है हमने, बोलिए किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। भूला करो मत चीजों को। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में डल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए हैं। हमें वक्त में नहीं डलना है, वक्त के सांचे बदल के दिखाने हैं लोगों को कि बिल्कुल वक्त के सांचे भी बदले जा सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसका मथुरा की बात करें तो यमुना नदी किनारे है। यमुना नदी के किनारे ही स्थित है आगरा, और यमुना नदी के किनारे ही स्थित है दिल्ली। दिल्ली राजधानी कब बना, 1911 में, भारत की। कोलकाता से ट्रांसफर करके लाया गया था। आगरा की अगर बात करें स्थापना कब हुई, तो आगरा की स्थापना 1504, सिकंदर लोधी। बात समझ में आ गई क्या, पक्का आ गई ना, चालू आ गए। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, सूरसेन की मथुरा। हर्षवर्धन का नाम सुना है, बिल्कुल। इसके शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया था। तो उसमें से किसको, देखो आपको मतलब बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो इसमें अगर हर्षवर्धन कन्नौज रियासत की बात करें तो उसका संबंध जो है वो महायान से है, क्योंकि उत्तर भारत में जो थे वो महायान थे और दक्षिण भारत में कौन थे, हीनयान। और कन्नौज जो है वो कहां पर है, यूपी में। फटाफट ये प्रश्न को समझो, समझ में आई क्या बात। जल्दी से फटाफट पढ़ लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, बौद्ध धर्म की बात करा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। श्रीलंका में जो धर्म है वो कौन सा है, श्रीलंका में आप देखिएगा बौद्ध धर्म। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसे संविधान का जनक माना जाता है, इसने भी कौन सा, इन्होंने भी कौन सा जो है वो धर्म अपनाया था, वो भी बौद्ध धर्म जो है वो अपनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सीआर दास का नाम बहुत चर्चा में रहता है, स्वराज पार्टी का नाम आए तो याद रखना मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा जो है वो स्वराज पार्टी की मांग की गई थी। तो स्वराज पार्टी की जो मांग स्थापना, सॉरी, स्वराज पार्टी की जो स्थापना वो किसके द्वारा, 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। कब की गई ये भी याद रखना, 1923। 1923 एक बार और बोलो, स्वराज। देखो से ए बी सी 3 पे आता, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना वो कब हुई, स्वराज 1923 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, तो एसएससी जीडी का जो स्पेशल स्टैटिक जीके का है, ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन है, 199 रुपए प्राइस है।
देखो आप इस कोर्स में कैसे करना तैयारी मैं बताता हूँ। इसमें टोटल जो क्लासें हैं वो 38 से 40 क्लासें हैं। 40 क्लासों में कंप्लीट एसएससी जीडी का जीके करवाया, बहुत गहराई से, अच्छी तरीके से। अब देख लो कि जीडी को 40 दिन आराम से पढ़े हैं, 40 से ज्यादा ही पढ़े हैं, 2 महीने पढ़े हैं। मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना मेरे दोस्त, जीके में अगर आपको मार नहीं खानी है, मैं देखो आप ऐसे कर लो, ये एसएससी जीडी का जो अगर पूरा नहीं लेना चाहते बाकी आपका तैयार है तो जीके में, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जीके में क्या होता है, प्रश्न आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। मैथ का रीजनिंग का कोई 2-1 मिनट इन्हें बिना करोगा तो उत्तर निकल आएगा। जीके में नहीं आता। अगर पूछ लिया ना कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, तो इसमें क्या करो आप, जैसे उसमें बहुत जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया हुआ है, और ये इस विजन इंस्टीट्यूट ऐप पे आपको मिल जाएगा। इसमें क्या करना, डेली की आपको एक क्लास लगानी है और याद करनी है। इसमें क्लास पे 30 से 1 मिनट की क्लास मिलेगी, साथ में ये भी ना 40 क्लास है तो 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, ऐसे नहीं है। 30 एवरेज है, 40 मिनट से कम ही होंगी क्लासें। ठीक है, तो ये जो कोर्स है वो आपके लिए रामबाण रहेगा। एक छोटी सी कॉपी लगाओ, उसमें डेली एक टॉपिक जो है उतारो, जो पढ़ा दिया वो उतारो। ठीक है, उसमें आपका पूरा मैटर जो है कवर हो जाएगा जीके का। हिंदी भी जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, अब हिंदी में ही करवाऊंगा, आपको टेंशन मत लेना। सोमवार से कोशिश करता हूँ हिंदी क्लास शुरू कर दूंगा। और ये जो जीके वाली बागडोर है, ये अपने करंट जीके वाली मैम है, उनको सौंपूंगा। ठीक है, फिर हिंदी में करा दूंगा, करंट वो पर्सन मैं ही दिया करूंगा, और व्याख्या भी मैडम को मैं ही लिखे दे दिया करूंगा कि आप ऐसे व्याख्या कर दो वहां। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 11 राज्यों में चुनाव इसके वायसराय के शासनकाल में हुए थे। तो आपने नाम सुना होगा लॉर्ड लिनलिथ को, सुना है नाम? बिल्कुल सुना है। तो इसके समय में 11 राज्यों में पहली बार चुनाव करवाए गए थे। किसके समय? लॉर्ड लिनलिथ गो के समय। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहां है? स्तूप की सर्वाधिक सघनता आपने पढ़ा है सांची का स्तूप? बिल्कुल गुरुजी, पढ़ा है हमने सांची का स्तूप। तो जहां सांची का स्तूप है, जो सम्राट अशोक ने लगवाया था, सम्राट अशोक ने, और इसी में अशोक चक्र का उल्लेख है, तो वो कहां है? याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर। थाईपुसम मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार है, थाईपुसम। थाईपुसम जो त्योहार है वो कहां का है? देखो, थाई पैर को बोलते हैं ऐसे, थाई मारते हो तो ऐसे बैठकर मारते हो, मारते हो बिल्कुल, और बैठा नीचे 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 जाऊंगा तमिलनाडु आएगा, तो याद करना तमिल का। थाईपुसम जो त्योहार है वो कहां का है? तमिल का, ये भूलना मत। तमिल 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 तमिल, बोलो एक बार, तमिल तमिल तमिल। यहीं पर है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, जो बताते हैं कि लौटता हुआ मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, कोरोमंडल तट। ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ जी। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर, वो भी यहीं पर है, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर भी कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। और एक बात और याद रखना मेरे साथी, वस्त्र नगरी की राजधानी किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं मुंबई को। मुंबई, मुंबई हमको जम गई। चलो भाई, मुंबई। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो बताओ, वन सारों ज्यादा घट है, बता दो बता दो। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, बता दो। देखो, न्यूनतम तो मैं बता दूं थाने, न्यूनतम वन जो है वो तो है हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक जन वन जो है वो है मिजोरम में। भारत में प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक कहां है? मिजोरम में। और मैं से याद करना है आपको, मध्य प्रदेश। सीधा पूछे राज्य में सर्वाधिक वन कहां है, प्रतिशत वगैरह ना लगाए, तो वो आप करोगे मध्य प्रदेश। केरल में सर्वाधिक सदाबहार वन पाए जाते हैं। केरल वाला क्षेत्र ना ऊपर तक, सदाबहार वन। कौन से वन? सदाबहार वन। पृथ्वी के फेफड़े किन वनों कहते हैं? सदाबहार वनों को, याद रखिएगा। तो
सर्वाधिक वन जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में मिजोरम में, प्रतिशत में मिजोरम में। न्यूनतम कहाँ है? हरियाणा में। और प्रतिशत में भी न्यूनतम कहाँ है? तो भी बोल देना हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नहीं है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नहीं है? अच्छा, किसकी सहायक नहीं है ये बताना है। केन नदी पूछ के लिए हुई। केन नदी किसकी सहायक जो है वो है या नहीं है? केन नदी में से किसकी सहायक नहीं है? बेतवा, केन बेतवा। बेतवा की है। बेतवा इसमें आती है, चंबल में भी। केन बेतवा चंबल में आती है। फिर चंबल यमुना में भी गिरती है, ताप्ती। दोस्तों ये थोड़ा प्रश्न जो है रॉन्ग। इसकी जगह आप एक जवाब दे दो मुझे। क्या पृथ्वी दिवस कब आता है? ये प्रश्न बना दिया। ठीक है, बताओ पृथ्वी दिवस कब आता है? तो पृथ्वी दिवस जो पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे 22 मार्च को। 22 अप्रैल को कौन सा आता है फिर? और 22 मई को कौन सा आता है? लो तीन मैं आपको प्रश्न करवा देता हूं इसमें। 22 मई को जो दिवस आता है वो आता है जैव विविधता दिवस। और अप्रैल को जो आता है 22 अप्रैल को वो आता है जल दिवस। और 22 मार्च को कौन सा दिवस आता है? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को जल दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 22 मार्च को पृथ्वी दिवस। बोलो समझ में आई? ओके। वैसे केन बेतवा नदी की हो सकती है सहायक, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसने चंबल यमुना ताप्ती कैसे दे दिया। प्रश्न ही रोंग है। रीट जो है लेवल सेकंड के जो साथी हैं वह स्पेशल साइंस का जो बैच है वो शुरू किया जा रहा है सुबह 11 बजे से सोमवार को। इच्छुक साथी जो रीट की तैयारी कर रहा है साइंस से या मैथ से, तो वो इसमें भाग ले सकता है ये दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, जो साथी आपका रीट की तैयारी कर रहा है तो उसे जानकारी दे देना भाई, विजन इंस्टीट्यूट में जो बैच है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, अपनी मेन बस स्टैंड के पास ही है कोचिंग। ठीक है, मेन बस से जैसे ही तुम बाहर निकलोगे आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई। मणिपुर के किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी है? मणिपुर की सीमा की राज्य से जुड़ी है? अच्छा वो प्रश्न देखना है। तो नागालैंड सागा बिल्कुल है। मिजोरम सा को नहीं, वो तो सीधे गलत हो गया। ये भी ये मेघालय हो गया और सिक्किम हो गया। ये हो गया नागालैंड, मेघालय और सिक्किम। अगर आपसे प्रश्न पूछे अभी तक भारत में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, तो वो कहां लगा है? वो लगा है मणिपुर में। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1952 में। लेकिन प्रश्न है 52-53 है या 51-52 है, तो क्या करें? तो 51-52 कर रहा हूं, 1951-52। चलिए नेक्स्ट। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। वलित, रॉक, रॉक मतलब चट्टान नहीं होती है, रॉक पर्वत, या रॉकी लिखना था चलो, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। देखो हिमालय जो वो एक वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? वलित। मैं आपको समझाता हूं, देखो पहले समझो ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं। क्या होता है कि जैसे एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये हो गया। कई बार आपने देखा होगा कोई हलचल के कारण एक पर्वत का जो भाग है वो इस प्रकार खिसक कर थोड़ा आगे गया और इसे ऐसे हो गया। तो दो पर्वत के बीच में जो पर्वत बनेगा उसे ही क्या बोलेंगे? ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत बोलेंगे? ब्लॉक पर्वत। तो इसको फटाफट नोट जो है करो। ज्वालामुखी से क्यों? ज्वालामुखी से पर्वत बनते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो।
हाँ बोलो, समझ में आई? गुरुजी वलित पर्वत को कैसे समझे? देखो, वलित पर्वत को आप मोड़दार पर्वत भी कह सकते हो। मोड़दार पर्वत ये इस प्रकार से बने होते हैं। तो गुरुजी अरावली क्या है? बिल्कुल, अरावली भी वलित पर्वत है। रॉकी पर्वत जो यूएसए के अंदर उत्तरी अमेरिका में, वो भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय भी एक वलित वलित पर्वत है, ठीक है, याद रखना। भारत में किस राज्य में ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? ऊन का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो अपने राजस्थान में होता है। और गुरुजी राजस्थान में किस किस का उत्पादन होता है? राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा होता है, सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसबगोल, मेथी, धनिया, ये जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उत्पादन होता है केसर का। मध्य प्रदेश में तिलहन और दलहन फसलें, तिलहन और दलहन, तिलहन और दलहन फसलें सर्वाधिक कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। इसमें आप याद रखना सोयाबीन, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन एमपी में होता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन, प्रोटीन की जो मात्रा अधिक होती है वो भी किसमें होती है? प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है सोयाबीन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ भाई। 18 नंबर प्रश्न ये कहता है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो है वो कौन है? हाँ बिल्कुल, देखो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो की, ये प्रश्न मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। फटाफट फटाफट जो है इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल 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 सभी सही साथी बता रहे हैं, ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले ने सितंबर का महीना था, कौन सा? 24 सितंबर। 24 सितंबर, क्या भाई? 24 सितंबर 1873 में, 24 सितंबर 1873 के अंदर स्थापना की थी सत्य शोधक समाज की। किसने? ज्योतिबाई फुले ने। ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट पर्सन, लास्ट अंतिम, सॉरी 19 नंबर। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय की कुल जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? फटाफट ये जो है प्रश्न वो कमेंट में छाप दीजिएगा। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई किलोमीटर में लगभग देखो इसके ऑप्शन, अच्छा ये रहा नीचे, 7516 किलोमीटर है। कितनी है? 7516 किलोमीटर। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो है, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, भारत से 200 नॉटिकल मील दूर जाएंगे तो यहां पर जो क्षेत्र है वो आएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मेरे दोस्त ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे EEZ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जैसे ई का मतलब क्या होता है? ई अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, EEZ में ई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीच वाली ई का या पहले वाली का? तो याद रखना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल मील दूर के अंदर, मतलब इसके अंदर अंदर अगर कोई द्वीप मिलता है तो उस पर अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार मतलब किसकी? भारत की। तो उस पर भारत का अधिकार होगा। तो याद रखना ये अंडमान और निकोबार जो है वो भारत के हिस्से हैं, जो 7516 किलोमीटर क्या रखते हैं? अपनी लंबाई। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर।
भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग? बहुत प्यारा प्रश्न है। भारत में 111 को याद रखना आप, बस बात खत्म। 111, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा NH 7 सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, बिल्कुल। गुरुजी नेशनल वाटर मार्ग भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। नेशनल वाटर मार्ग 1, नेशनल वाटर मार्ग 2, नेशनल वाटर मार्ग 3, ये 3 है इंपॉर्टेंट। पहला असम में है, सॉरी, पहला गंगा नदी पर है, गंगा नदी। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और तीसरा है पेरियार। अब बताओ पेरियार नदी कहां बहती है? केरल में, तो ये केरल में हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर भी आप देखने को मिलेगी, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम होता है। NW2 असम में है। गंगा नदी पर यह है इलाहाबाद से हल्दिया। हल्दिया वही जो हरित बंदरगाह है पहला भारत का, इलाहाबाद से हल्दिया। भारत का प्रथम हरित जो बंदरगाह है वो है हल्दिया, पश्चिम बंगाल के अंदर। इलाहाबाद यूपी में है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा जो है NW वो पहला ही है, क्योंकि पानी के अंदर भी रास्ते बनाए गए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बात समझ में आई? और कैसी लगी आज की क्लास? फटाफट कमेंट जरूर बताओ यार, कमेंट करोगा तो आनंद आओगे। रात को 10 बजे सोना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीके बाय अजय सर, विजन इंस्टीट्यूट, इन दोनों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, यहाँ PDF मिल जाएगी। देखो भाई, मैं हिम्मत रखता हूँ 10 बजे तुम्हें ये PDF भेजने की, तो तुम क्यों सो जाते हो 10 बजे से पहले? 10 बजे से पहले ये PDF 10 बजे आएगी, उसको फिर पढ़ना और फिर ये जो है वो नोट कर लेना। ठीक है, अभी ऐसे क्लास देख लिया करो। ओके, बहुत अच्छा सफर रहा हमारा आज की क्लास में, और बहुत प्यार मिला आपका, धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले भाग में। जय हिंद।